बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। घर पे कैसे हैं सब? बढ़िया। अंकल आंटी बढ़िया? घर वाले ठीक है तुम्हारे? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया यार। दोनों को फोन कर लो, मतलब एक बार देख लो मैसेज आते हैं कि नहीं। आप सुनना बच्चे ध्यान से, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? अकाउंट्स, ऑडिटर्स सब डन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमारा कंपनीज एक्ट का पोर्शन, राइट? टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद डिविडेंड, ठीक है? डिविडेंड, व्हेन आई टॉक अबाउट डिविडेंड, इसकी वेटेज की बात करो तो 5 मार्क का है, ठीक है? 5 नंबर का ही आ सकता है। और इसमें सेक्शंस लगते हैं 123 से लेकर 127। शुरू कहां से हो जाते हैं? 123 और खत्म कहां होते हैं? 127। क्या आप मुझे बता सकते हो 128 किसका है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो 138 था इंटरनल ऑडिट का। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब क्या 128 से अकाउंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो कौन सा सेक्शन से शुरू होता है? 123 और खत्म कहां होता है? 127। उसके बाद जब मैं रूल्स की बात करूंगी तो लगते हैं कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ रूल्स, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, ठीक है? अच्छा, एक बार दोबारा, डिविडेंड के सेक्शंस 123 से 127 कितने हो गए? 5, राइट? और रूल्स डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर कैसे होता है, राइट? कौन से तरीके का डिविडेंड होता है, और उसके बाद डिक्लेयर होने के बाद वो पेमेंट कैसे होती है उसकी, वी विल बी लर्निंग दैट ऑल्सो, ठीक है? तो इस चैप्टर का ये मोटिव है हमारा। अब अगर आप आगे चलो तो सुनना मेरी बात, व्हेन आई टॉक अबाउट डिविडेंड, एग्जैक्टली डिविडेंड होता क्या है? हाँ जी, डिविडेंड क्या होता है? सुनना, मी बीइंग अ शेयर होल्डर, मैं ये शेयर होल्डर हूं, ठीक है? मैंने कंपनी को फंड्स दिए, इंडिया के नंबर 1 कंपनी गोलमो। मैंने ये लेटर, सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर छोटू है। मिस्टर छोटू ने क्या कंपनी को फंड्स दिए? यस। कंपनी ने उन फंड से बिजनेस किया? यस। बिजनेस करके पैसा कमाया? यस। अब उस पैसे का शेयर क्या मिस्टर छोटू का बनता है? यस। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। आई होप इट इज क्लियर। अब मेरा एक सवाल आता है, सुनना, आप सीए बनते हैं, आप जॉब करते हैं, यू हैव अ गुड सैलरी ऑफ अराउंड 2-2.5 लाख रुपए पर महीना, बढ़िया। कितनी सेव करोगे और कितनी खर्च करोगे? हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ। 2-2.5 लाख है तो 2 लाख। अच्छा, 2.5 लाख रुपए है तो 2 लाख सेव करोगे और 50,000 खर्च करोगे। अच्छा, ये कहने की बात होती है, जब इतनी होती है ना तो उल्टा हो जाता है, राइट? सेव वाले खर्च हो जाते हैं, खर्च वाले सेव हो जाते हैं। बिकॉज जैसे आपका अर्निंग बढ़ती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपको 100 चीजों के बारे में और पता लगता है, आप उनमें भी डालने लगते हो पैसा। सो अब देखो, पैसा आपका, आप 2 लाख कमा रहे हो, आप चाहे उसमें से 1 लाख सेव करो, 1 लाख खर्च करो, 2 लाख सेव करो, 2 लाख खर्च करो, मुझे क्या? यस और नो? सिंपल सी बात है। अब सुनना, लॉ मेकर कह रहा है कंपनी है, कंपनी क्या बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है? यस और नो? अब सीधी सी बात, जो इनकम तुम्हारे हाथ में आती है उसके 2 ही काम होते हैं, या तो वो खर्च होगी या वो सेव होगी। यस और नो? ये हमने 12th में भी पढ़ा था कि जो मेरे पास इनकम आ रही है या तो कंजप्शन होगी या तो सेविंग होगी। वैसे लॉ मेकर बोलता है प्रॉफिट है, कंपनी ने पैसा कमाया, या तो सेव करेगा, सेव जो करेगा उसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। अदरवाइज वो पैसा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर। क्या कर देगा उसको? डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर। अब वो पैसा बच्चे जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या उसी को डिविडेंड बोलते हैं? यस और नो? अच्छा, डिविडेंड के सेक्शन एक बार बता दो। 123 से लेके 127 रूल्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स। आई होप दिस इज ओके टू यू ऑल, राइट? अब समझना ध्यान से, अभी हमने बात की यार मेरे पैसे,
मैं जितना चाहूं सेव करूं, जितना चाहूं खर्च करूं। उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जितना चाहे रिटेन अर्निंग में डाले, जितना चाहे डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या इज इट पॉसिबल कि आप रिटेन अर्निंग में पैसा नहीं डाल रहे हो, ठीक है, और सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? पॉसिबल है? बता दो। यस पॉसिबल है। पहले क्या होता था, पहले ना लॉ में एक लिमिट थी कि इतनी लिमिट आपको रिटेन अर्निंग्स में डालनी ही डालनी है। मतलब अगर तुमने 100 रुपए कमाए तो 10 तो सेव करने ही करने हैं, 90 चाहे खर्च कर दो। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जितना कंपनी चाहे सेव करेगी, जितना कंपनी चाहे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मतलब अगर कंपनी सेव नहीं भी करेगी क्या तो भी चलेगा? यस तो भी चलेगा। सेकेंड, क्या पॉसिबल है सारा रिटेन अर्निंग्स में चला जाए और डिविडेंड बिल्कुल ना दे? यस और नो? क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। सुनना, कंपनी ने पिछले 10 साल से डिविडेंड नहीं दिया, क्या कुछ गलत किया है? नहीं। क्या डिविडेंड देना इज मैंडेटरी फॉर कंपनी? नो, राइट। डिविडेंड, सुनना, टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड is not mandatory for, I hope this is clear बच्चे। अब सुनना, हमने बोला कि हे कंपनी, जब तुझे प्रॉफिट होता है तू पैसा कमा रही है, जब तू वो पैसा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इन सिंपली क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ही तो है। डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा सुनना, क्या ये मैंडेटरी है कि हम डिविडेंड दे ही दे? अगर डिविडेंड नहीं भी देंगे क्या तो भी चलेगा? कि डिविडेंड देना कंपनी के पार्ट पे ऑब्लिगेशन है? नो, नॉट एट ऑल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। कितने तरीके के शेयर्स होते हैं पता है? कौन से सेक्शन में लिखी है ये बात? 43, सेक्शन 43। वो कह रहा, सुनो, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग 2 काइंड्स के शेयर होते हैं, ठीक है। पहला इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के आगे 2 पार्ट कर दो, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड non-cumulative preference share, cumulative preference share and non-cumulative preference share। अब सुनना, cumulative preference shares का क्या मतलब है कि मेरे को आज अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला, अगले साल मेरे को दोनों सालों का मिलेगा। यस और नो? और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा, तो सिर्फ अगले साल का मिलेगा, दोनों साल का क्लब होके नहीं मिलेगा। स्पीड फास्ट होने लग रही है? पक्का? सुनो, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? अगर इस साल नहीं मिला, अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल क्लब होके मिलेगा। यस और नो? मतलब दोनों सालों का इकट्ठा मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव, इस साल नहीं मिला तो अगले साल का ही मिलेगा। यस और नो? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर पे क्या जो डिविडेंड का रेट होता है क्या वो फिक्स होता है? यस और नो? बिल्कुल फिक्स होता है। सो क्यूमुलेटिव को मैं बोल सकती हूं, इन केस dividend is not paid in a year, next year dividend in arrear will accumulate. Yes or no? Will accumulate. Non-cumulative preference share इसका क्लब नहीं होगा। नहीं होगा क्लब, राइट। अब मुझे एक बात बताना, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जो डिविडेंड है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? डिविडेंड क्या है जल्दी बताओ, चार्ज अगेंस्ट या अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन। यस और नो? अभी हमने बोला कि डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना। अभी भी यही तो बोला कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है?
प्रॉफिट को बांटना। भाई जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटोगे क्या? तो डिविडेंड है मेरे बच्चे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब मैं प्रेफरेंस इशू करती हूं तो मैं साथ ही बता देती हूं 5% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 10% है ना, ये इनका डिविडेंड का रेट है कि 8% प्रेफरेंस शेयर को 8% डिविडेंड मिलेगा, 10% को 10% मिलेगा, 15 को 15 मिलेगा। पर मेरा सवाल आपसे ये, क्या प्रेफरेंस का डिविडेंड देना कंपलसरी है? क्या प्रेफरेंस को डिविडेंड देना कंपलसरी है? यस और नो? व्हाई नो ऑन इट? मैम बिकॉज अगर हमको प्रॉफिट होगा तो हम पहले प्रेफरेंस को दे देंगे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है, बट भाई अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रेफरेंस आ कहां से गया? समझो बात को। अब अगर हम ये बोलते हैं कि प्रेफरेंस को डिविडेंड देना मैंडेटरी है, तो देखो ये दो कैटेगरीज भी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि ये बनी इसलिए कि अगर डिविडेंड एक साल का नहीं दिया तो अगले साल कैसे देंगे? यस और नो? तो प्रेफरेंस को भी डिविडेंड कब जाएगा बच्चे? जब इस साल प्रॉफिट है। इज डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपल्सरी? यस और नो? नो। If there is no profit, if there is no profit, no dividend should be given. No dividend should be given. I hope this is okay. है ना? अब मेरा एक छोटा सा सवाल और आता है। जब मैं प्रेफरेंस इशू करती हूं तो मैं उनको बता देती हूं कि भाई तुम्हारा 8% है, तुम्हारा 10% है, तुम्हारा 12% है। मतलब बीइंग अ प्रेफरेंस होल्डर मेरे को पता है कि मेरे को कितना डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी को तो कुछ नहीं पता। यस और नो? तो क्या इक्विटी का जो प्रेफरेंस को देने के बाद कुछ बचेगा वो इक्विटी को दे देंगे? अब क्या इक्विटी को डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद मिलता है? तो बोर्ड को देखना पड़ता है कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं देना, राइट? और प्रेफरेंस का तो फिक्स होता है। प्रेफरेंस को तो डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं है, बस पेमेंट करनी है। मतलब क्या है बच्चे, ये जो सेक्शंस है ना 123 से लेकर 127, ये सिर्फ कौन से डिविडेंड पे लगते हैं? इक्विटी वाले। कौन से डिविडेंड पे लगते हैं? इक्विटी वाले। प्रेफरेंस वाले डिविडेंड पे ये नहीं लगते हैं, राइट? एप्लीकेबल ओनली इन केस वेयर डिविडेंड is pay to equity holders. yes or no? क्या यहां तक क्लियर है? जो आप सेक्शन करोगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो इक्विटी के विद रिस्पेक्ट टू करोगे प्रेफरेंस के? इक्विटी के सेक्शंस लगते हैं कितने एक बार? 123 से 127। क्या क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? दो, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब अगले साल क्लब होके मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव छूट गया तो छूट गया, डन। प्रॉफिट नहीं है, क्या प्रेफरेंस को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इक्विटी तो बहुत दूर की बात है। यस और नो? अब मेरी बात समझना, मेरी कंपनी है, ठीक है, प्रॉफिट कमा रही है 1 लाख, आप प्रेफरेंस को दे दिए 10,000, कितने बचे? 90। अब क्या 90 के 90 उठा के इक्विटी को दे दे? इक्विटी का डिविडेंड कितना जाएगा ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी और दूसरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। पहला प्रॉफिट अवेलेबिलिटी, दूसरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब मान लो गोल्मो जैसी कंपनी एकदम सेटल हो चुकी है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अब एक्सपेंशन का प्लान ही नहीं है, मैं सारा का सारा तुम लोगों को दे सकती हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं। यस और नो? पर छोटी मोटी कंपनी मुक्कू की जैसे रिलायंस हो गई, अब उसको कितना एक्सपेंशन करना है? यस और नो? अगर भाई वो सारा का सारा तुम्हें दे देगी तो वो कैसे रहेगी? मतलब कि हर कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अलग अलग होती है। यस और नो? तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट कराया था मैंने, शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट याद है? SH1। यू गाइज नो, अभी एक न्यूज आई थी, मे भी शायद तुमने देखी हो, कि एक ग्रैंडफादर का शेयर सर्टिफिकेट था SBI के शेयर्स का, वो ग्रैंडसन को मिला एंड वो 50 शेयर्स थे उनके पास, फेस वैल्यू 10, तो कितने रुपए हो गए? 500। और आज एनी केसेस वैल्यू कितनी होगी? 4 लाख रुपए।
मतलब सीधा सीधा 30 साल में आई गेस 3 डिकेड्स लिखा हुआ था वहां। भाई समझो 30 साल में 500 से 4 लाख रुपए तुम्हें फ्री में मिल गए। तुम भी घर जाके चेक करना, कोई दादा दादी का ट्रंक पड़ा हो, कुछ क्या पता कुछ मिल जाए। अच्छा सोचो अगर MRF के शेयर्स पड़े हो तो 500 शेयर्स 10 रुपए का एक लिया हुआ हो, और आज कितने का है वो शेयर? 1.5 लाख अप्रॉक्स का, राइट। तो तुम सोच सकते हो कोई जरूरत नहीं है बैठने की, फिर तो कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। हो भगवान जी हो जाए ऐसा। इधर देखो ध्यान से, अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है, डिविडेंड की जब आप बात करते हो, डिविडेंड आपको किस पे मिलता है? शेयर, जो शेयर्स पे मिलता है ना, यस और नो। अब सुनना, इक्विटी को कितना डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड पेबल टू इक्विटी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, राइट। डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। कोई बता सकता? पहली प्रॉफिट अवेलेबिलिटी, एंड दूसरी बच्चे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कैसे बनेगी यार? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट, शेयर होल्डर्स कितने हैं, कितने कितने शेयर्स हैं। आइए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। क्या यहां तक क्लियर है सबको? आगे चले। अब सुनना मेरी बात, डिविडेंड डिक्लेयर होता है फेस वैल्यू पे। किस पे होता है? फेस वैल्यू पे। सुनना, डिविडेंड ऑलवेज डिक्लेयर्ड ऑन, हेलो, ऑन फेस वैल्यू। चलो जी ठीक है, मेरी बात सुनना। ये हमारा है नोबिता, इसके पास 500 शेयर्स हैं, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू 100 रुपए, बुक वैल्यू 60 रुपए, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 5%। डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ है? 5%। सवाल मेरा ये, नोबिता को कितना डिविडेंड मिलेगा? हाँ, 250। कैसे निकाला? क्या लिया आपने? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू? फेस वैल्यू। मतलब ना तो मार्केट वैल्यू लेनी है ना बुक वैल्यू लेना है, क्या लेना है? फेस वैल्यू। 10 का 5% कितना होता है? 0.5, और 500 इंटू 0.5 250। तो मतलब नोबिता को कितना शेयर मिलेगा? 250। कितना मिलेगा? 250। तो डिविडेंड हमेशा 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 किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे। किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पर। सेक्शन 51 पर, सेक्शन 51 ये बोलता है, इफ आर्टिकल्स अलाउ, क्या बोलता है? इफ आर्टिकल्स अलाउ, डिविडेंड कैन बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू। डिविडेंड कैन बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो आप फेस वैल्यू पे ना दे करके क्या पेड अप पे भी दे सकते हो? हाँ या ना? अच्छा, नॉर्मली किस पे दिया जाएगा? फेस वैल्यू पे। हर बार किस पे दिया जाएगा? फेस वैल्यू पे। बट अगर आर्टिकल्स अलाउ करें तो क्या पेड अप पे भी दिया जा सकता है? सुनना आप ध्यान से। सेम नोबिता, कितने शेयर्स थे? 500। फेस वैल्यू कितनी? 10। मार्केट वैल्यू कितनी? 100। पेड अप कितने हैं? 8। मतलब अगर आर्टिकल्स अलाउ करें तो आप फेस वैल्यू पे ना दे करके क्या पेड अप पे दे सकते हो? यस और नो? ये बात कौन सा सेक्शन बोलता है? 51। 51 किसका? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कंपनीज एक्ट। क्या यहां तक क्लियर है? आइए सुनना मेरी बात अब ध्यान से। वो कहता देखो भाई, अगर कंपनी लिस्टेड है ना, अगर कंपनी क्या है? लिस्टेड, वो डिविडेंड देगी ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। रिपीट करो, डिविडेंड देगी ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। मतलब इफ कंपनी इज लिस्टेड, वो हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही देगी, उसके पास पेड अप पे देने का ऑप्शन नहीं है। बट अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फेस वैल्यू, राइट, या फिर सुनना
इफ आर्टिकल्स अलाउ, इफ आर्टिकल्स अलाउ पेड। क्या यहां तक क्लियर है? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा डिविडेंड क्या है। डिविडेंड एक तरीके का रिटर्न ऑन कैपिटल है, यस और नो? डिविडेंड क्या है? एक तरीके का रिटर्न ऑन कैपिटल, जो मेरे को कैपिटल पे मिल रहा है। सवाल ये है, सुनना, जब डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, पैसा आएगा या पैसा जाएगा? जाएगा। डिक्लेयर करना कुछ नहीं होगा, पेमेंट लगा लो, मतलब जब कंपनी डिक्लेयर करेगी पैसा आएगा जाएगा? जाएगा के लिए होना भी चाहिए, सोर्सेज पता होने चाहिए कि कहां कहां से भाई आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, यस और नो? सेक्शन 123, सेक्शन कौन सा बच्चे? 123। आइए, सेक्शन 123 बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डू यू गाइस हैव योर बुक्स? बुक्स दिखा रहा हूं फटाफट से मुझे एक बार अपनी। डिविडेंड वाली है ना? चेक कर रहे हो? चेक करके लाया करो ना, लायक। हाँ ये देखो, चलो आइए, इक्विटी और प्रेफरेंस हो गया हमारा, राइट? आइए, सेक्शन 123, सबसे पहली बात आती है इसमें सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। किसकी बात आती है? सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। अच्छा, व्हाट डू यू वी मीन बाय सोर्सेज? कहां से पैसा लाते हैं डिविडेंड? एग्जैक्टली यार, पैसा पड़ा भी तो होना चाहिए मेरे पास। मैं तुम्हें बोलूंगी कि मुझे 50,000 दो, मतलब मेरे से 50,000 ले लो। हाँ भाई, जब मेरे पास से 50,000 जा रहा है, वो कहीं से तो जाएगा, तो उसका सोर्स कोई ना कोई तो होगा। डिविडेंड की डिक्लेरेशन के 4 सोर्स। कितने सोर्स? कितने सोर्स? 4। पहला तो सुनना, प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, समझ आता है ये तो? प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या तो दोनों और बोथ, और मनी प्रोवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी फॉर पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फॉर पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यार मेरी बात सुनना आप ध्यान से, भाई मेरे को तुम्हें डिविडेंड देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है? इस साल का प्रॉफिट दे सकती हूँ तुम्हें, मेक सेंस। पिछले सालों के जो सेव करके रखा होगा वो दे सकती हूँ, मेक सेंस। दोनों में से थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ, मेक सेंस। पर भाई ये क्या बात हुआ कि सीजी मेरे को पैसे देगी कि ले अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दे। सुनना, यहां सीजी जो ग्रांट दे रही है तुम वो नहीं बांट रहे हो। क्या लिखा हुआ है? मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी फॉर, बोलो, फॉर पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब सीजी एसजी ने जो पैसा दिया है उस पैसे को देने का पर्पस ही क्या है? डिविडेंड। उस पैसे को देने का पर्पस ही क्या है? डिविडेंड। अब भाई दिमाग खराब है क्या उनका? अगर वो मेरे को ग्रांट देते तो चलो समझ आता, पर वो कह रहा है ग्रांट नहीं दे सकती मैं डिविडेंड में आगे। जो पैसा मेरे को डिविडेंड के लिए आया है वही पैसा डिविडेंड के लिए आगे दे सकती हूँ। क्यों ऐसा? हाँ जी, सुनना, कई बार क्या हुआ, मेरे को सीजी ने बोला शिवानी इधर आ, सुन, इस एरिया में काम कर ले, कंपनी खोल ले। मैंने बोला ठीक है सीजी, जैसा तुम कहो। मैंने कहा वैसे मेरा मन नहीं है, तुम कह रही हो इसीलिए कर रहे हैं। कभी कभार होता ना, मन नहीं होता, कोई कह दे तभी करना पड़ जाता है मजबूरी में, ठीक है? अब जैसे पढ़ाई के लिए मैं बोलती हूँ, मन तो होता नहीं तुम्हारा। अब इधर सुनना, क्या हुआ, मैंने फैक्ट्री खोल ली, मैंने कंपनी खोल ली, चली नहीं कंपनी, पैसे ही नहीं आए, इन्वेस्टर शेयर होल्डर चिल्ला रहे हैं, भाई मैंने तो तेरे को पैसे दिए हैं, मेरे को रिटर्न तो दे, मेरे पास पैसा है नहीं। मैंने सीजी को फोन किया, मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी है भाई, तुम्हारे कहने पे मैं वहां से चल के यहां आ गई,
अब भाई मैं यहाँ आई, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे शेयर होल्डर रो रहे हैं, बोल रहे हैं हमने पैसा लगाया, दे। सीजी कहते हैं सुन, तेरे शेयर होल्डर को पैसा चाहिए ना, वो लालची है, मैं तुझे पैसा देती हूँ, दे दे आगे शेयर होल्डर को। So this is the money that is provided by the government for sole purpose of, hello, declaration of dividend, for sole purpose of declaration of dividend. I hope dividend के कितने sources? Keep your hand like this. 4 सीधे कर लो भाई, क्या हो गया, दर्द हो रहा है हाथों में। 4, पहला प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, दूसरा प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तीसरा बोथ, चौथा मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और बस फॉर पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड। वो कहते देखो तुम ये लिखाओ पेपर में, एग्जामिनर सारा कांटा मार देगा सारा, क्योंकि वो क्या कहता है भाई, सुनो, प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, सुनना, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। वो कह रहा भाई जो भी जोन सा भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, उससे पहले डेप्रिसिएशन उसमें से निकाल दियो। ऐसा क्यों? Why it is necessary to minus depreciation from profits to distribute dividend? क्योंकि डिविडेंड किस में से देते हो? प्रॉफिट में से। डिविडेंड किस में से आता है? प्रॉफिट में से। डेप्रिसिएशन कहाँ आती है? पता है डेप्रिसिएशन कहाँ आती है? P&L में एक्सपेंस होता है। तुमने डेप्रिसिएशन P&L में नहीं डाली, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया, पर एसेट की वैल्यू तो कम हो गई, तो जो वो प्रॉफिट है वो नकली है। समझो, मान लो 5,000 की डेप्रिसिएशन लगनी थी, तुमने वहां डेप्रिसिएशन नहीं डाली, क्या प्रॉफिट 5,000 से बढ़ गया? भाई वो तुम्हारा बढ़ा हुआ प्रॉफिट है ही नहीं ना, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो कम हो चुकी है 5,000 से, यस और नो? तो कह रहा आप जोन सा भी प्रॉफिट दोगे वो क्या होगा? आफ्टर प्रोवाइडिंग, अरे बोल लो यार, आफ्टर प्रोवाइडिंग अच्छा डेप्रिसिएशन क्या होता है तो बताने की जरूरत नहीं है, बताना तुम क्या होता है। डेप्रिसिएशन जब मशीन के यूज के साथ उसकी लाइफ के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है, यस, बस हम उसकी वैल्यू में एक डिक्रीज लेके आते हैं, बिकॉज़ टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज आता है। मतलब सिंपल सी बात, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू न्यूमरस फैक्टर्स, यस और नो? काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? कितने सोर्सेज है फटाफट से? पहला प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। भाई तुम जिंदगी में कुछ भी भूल सकते हो, बट ये आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन नहीं भूल सकते। दूसरा प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग, तीसरा बोथ, चौथा बाय सीजी। ठीक है एकदम पक्का। अब मुझे बात बताओ, मेरा प्रॉफिट है 5,000, क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना कुछ इंपॉर्टेंट है? कंपल्सरी है? कंपल्सरी नहीं है। बोर्ड चाहे तो करेगा, बोर्ड चाहे तो नहीं करेगा, यस और नो? तो मैं अगर लिखूं, सुनना, लिख रही हूं ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या लिख रही हूं? ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व क्या बोलते हैं? सुनना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड। डिस्क्रिशन मतलब, डिस्क्रिशन मतलब मर्जी, डिस्क्रिशन मतलब मर्जी। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू ट्रांसफर प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। आइए, अब तक हमने इतना सब कर लिया, बट सच मानो अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है कि डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है डिविडेंड, आ जाओ। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35, एज पर सेक्शन 35 क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड
इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अगर आप देखो तो भाई डेफिनेशन में तो मेरे को बताया ही नहीं कि डिविडेंड है क्या, उसने ये बता दिया डिविडेंड में ये भी आएगा। यही तो मतलब होता है ना, उसने क्या बोला, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड में ये भी आएगा। बट एक्चुअली अगर आप देखो तो डिविडेंड क्या है ये तो पता ही नहीं चला हमें। बट मेरे को डिक्शनरी मतलब पता है डिविडेंड का, मतलब प्रॉफिट को बांटना। डन, पक्का पक्का। तो देखो वो कह रहा है दो तरीके के डिविडेंड होते हैं। कितने तरीके के? दो। एक होता है फाइनल और एक होता है इंटरिम। एक होता है फाइनल और एक होता है, फाइनल क्या होता है सुनना, फाइनल होता है रिकमेंडेड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। दोबारा बोले, फाइनल क्या होता है? डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कहां डिक्लेयर करेंगे? बाय पासिंग। याद है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, यस और नो। और इंटरिम रिकमेंड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। क्या होता है? रिकमेंड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। फटाफट से, फाइनल को रिकमेंड कौन करेगा? इंटरिम को डिक्लेयर कौन करेगा? फाइनल को डिक्लेयर कौन करेगा? इंटरिम को रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंड कौन करेगा फाइनल को? इंटरिम को डिक्लेयर कौन करेगा? फाइनल को रिकमेंड कौन करेगा? फाइनल को डिक्लेयर कौन करेगा? इंटरिम को डिक्लेयर कौन करेगा? फाइनल को रिकमेंड कौन करेगा? इंटरिम को डिक्लेयर कौन करेगा? इंटरिम को रिकमेंड कौन करेगा? फाइनल को रिकमेंड कौन करेगा? फाइनल को डिक्लेयर कौन करेगा? मतलब सुनो, फाइनल को, जो फाइनल डिविडेंड होता है उसे कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड। कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड। और कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ओवर। बट इंटरिम को रिकमेंड कौन करता है और डिक्लेयर भी कौन करता है? बोर्ड। अब सुनना क्या होता है, लेट अस सपोज ये 1 अप्रैल 2024 कब खत्म होगा? 31 मार्च 25। एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 6 महीने तक। तो मान लो एजीएम हो रही है 30 सितंबर, ठीक है? 30 सितंबर 26 को एजीएम हो रही है और 1 सितंबर को बोर्ड मीटिंग हुई, ठीक है? 1 सितंबर को क्या डिविडेंड रिकमेंड हो गया होगा? यस और नो? अच्छा, क्या तब तक, सुनना, क्या तब तक 24-25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार होगी होंगी? तो क्या उनके उसके बेसिस पे डिविडेंड रिकमेंड हो गया होगा? 30 सितंबर को क्या होगा? एजीएम में ओआर पास करके डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। अब ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है इसको क्या मानेंगे? फाइनल। क्या मानेंगे? फाइनल। क्लियर है? तो मैं बोल दूं जो एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है वो फाइनल, और जो 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर हो रहा है वो इंटरिम। ये सुनो एक बार दोबारा, जो एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है वो, दोबारा, जो एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है वो, और जो 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर हो रहा है वो, मतलब अभी तक उस पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं हुई है। अभी तक आधे, मान लो यहां पे मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को 2024 को, ठीक है? बोर्ड ने क्या किया, 30 सितंबर को ही 24-25 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर की फाइनेंशियल्स के बेस पे किया होगा, यस और नो? मतलब पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तैयार नहीं हुई हैं। जितना साल हुआ है उसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए बीच में जब तुमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसे क्या बोलेंगे? इंटरिम। उसे क्या बोलेंगे? इंटरिम। क्लियर है? अगर आप देखो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन एजीएम क्या होता है? फाइनल। और डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 एजीएम, डिक्लेयर बिटवीन इंटरिम। तो ये जो आप पढ़ रहे हो 123 से 127, ये किस पे लगेंगे? फाइनल पे, इंटरिम पे? दोनों पे। किस पे लगेंगे? दोनों। बिकॉज ये डिविडेंड पे लगता है,
And as per 2 clause 35, dividend includes interim dividend. Dividend declare किस पे होता है? फेस वैल्यू पे, एज पर सेक्शन 51 पेड अप पे भी हो सकता है. कितने सोर्सेज हैं? 4. पहला, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. एक बार दोबारा, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. दूसरा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. तीसरा, बोथ. चौथा, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. क्लियर है यहां तक? 2 clause 35 में क्या लिखा है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है? जो 2 सालों के बीच में डिक्लेयर हो रहा है, मतलब पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे जो डिक्लेयर नहीं हो रहा है. कौन रिकमेंड करता है और डिक्लेयर कौन करता है? और फाइनल को रिकमेंड कौन करता है? डिक्लेयर कौन करता है? क्लियर है यहां तक? आइए अब सुनना क्या हुआ. फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं. फाइनल डिविडेंड बोर्ड रिकमेंड करता है. बोर्ड ने रिकमेंड किया 10%. ठीक है, एजीएम हुई. क्या शेयर होल्डर डिक्लेयर कर सकते हैं 12%? यस और नो? नो. क्या शेयर होल्डर डिक्लेयर कर सकते हैं 10%? क्या वो डिक्लेयर करते हैं 9%, 8%, 14%? मतलब जितना रेट बोर्ड ने स्पेसिफाई कर दिया उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं हो सकता. सो नाउ शेयर होल्डर्स कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड at the rate higher than what is recommended by board. What is recommended by board. आई होप इतना आप लोगों को ठीक हो. क्या क्लियर है यहां तक? जितना आज कराया क्या क्लियर हुआ है? यस और नो? बाकी डिविडेंड वी विल बी कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट क्लास. आई होप दिस इज ओके टू यू ऑल. पक्का पक्का? ओके मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच.